3 episode. Let's start. आदित्य, मृणाली और उसकी माँ तीनों हॉल में बैठकर बातें किए जा रहे थे और तीनों बहुत ही खुश लग रहे थे। जहां आदित्य की माँ मृणाली को उसके बचपन की बहुत सारी बातें बता रही थी, वहीं आदित्य भी उन सारी बातों को अपने मन में एक बार फिर से जी रहा था और उसे बहुत अच्छा लग रहा था। मृणाली बस उनकी बातें सुन रही थी और जब भी आदित्य की माँ कुछ फनी इंसिडेंट बताती तब उसे आदित्य के ऊपर बहुत हंसी आती और वो दोनों मिलकर आदित्य को छेड़ने लगते। उस पूरे टाइम में माँ आदित्य के पास ही बैठी थी और बीच बीच में उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रही थी। जब आदित्य ने पूछा कि वो किस लिए स्माइल कर रही है, तब उन्होंने बताया कि उन्हें अभी भी इस बात का विश्वास नहीं हो रहा कि आदित्य उनके सामने बैठा है। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि वो कितनी ही बार ऐसे सपने देख चुकी है कि आदित्य घर आया और उनसे मिला, लेकिन वो कभी भी आज से पहले पूरा नहीं हुआ। जब उन्होंने आज आदित्य को देखा और उसके बाद जब वो पूजा की थाली अंदर लेने आई, तब उन्हें यही लगा कि वो बस एक वहम है और आदित्य वहां पर असली में था। इस बात को जानकर उन्हें बहुत खुशी हुई और ये बात सुनकर आदित्य को अपनी माँ की ममता का एहसास हुआ जो उसने बहुत सालों तक खो रखी थी। 10,000 साल के सफर में भी उसे कुछ भी ऐसा नसीब नहीं हुआ था। अपनी जिंदगी के इस मोमेंट पर शायद उसे सबसे ज्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि आज वो मृणाली से भी पूरे तरीके से वापस मिल गया था और अपनी माँ से भी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी फूलों का एक बगीचा है और वो बस उसमें प्यार को ही तलाशता आया था जो आज उसे मिल रहा है। उसे बहुत अच्छा लग रहा था और तभी उन तीनों की चाय खत्म हो गई और माँ ने कहा, जाओ तुम अंदर जाकर फ्रेश हो जाओ, पूरा सफर कार में ही बीत गया होगा। मैं भी कहां तुमसे बातें करने बैठ गई। मुझे घर के सारे काम भी करना है, फिर खाना भी बनाना है। बोल, तू आज लिट्टी चोखा खाएगा, तेरा फेवरेट? लिट्टी चोखा नाम सुनते ही आदित्य के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो बस माँ की तरफ उन्हीं नजरों से देखने लगा जिस तरीके से वो बचपन में देखता था। जब जब भी माँ उसके सामने इस डिश का नाम लेती थी, तब उसकी माँ उठी और वो किचन की तरफ जा ही रही थी कि तभी मृणाली ने कहा, रुकिए माँ जी, मैं भी चलती हूँ, आपकी मदद करवा दूंगी। मृणाली इतना कहकर खड़ी हुई ही थी कि आदित्य की माँ ने उसे कहा, नहीं नहीं मृणाली, अभी नहीं, तुम बहुत दूर से सफर करके आई हो, अभी तुम आराम कर लो। अगर तुम्हें मेरी मदद करनी है तो फिर शाम के खाने में कर देना, पर अभी मैं तुम्हें किचन में नहीं आने दूंगी, समझ गई ना? अब वापस बैठ जाओ। आदित्य की माँ ने मृणाली को थोड़ा सा प्यार से चिल्लाने वाली टोन में कहा, जिस पर उन दोनों को हंसी आ गई और वो वापस अपनी जगह पर बैठ गई। जब माँ वहां से चली गई तब आदित्य मृणाली एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल कर रहे थे। मृणाली को आज आदित्य की स्माइल बहुत ही ज्यादा सेटिस्फैक्टरी दिख रही थी, जैसे वो दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स को भुला चुका है और बस हंसने के अलावा उसे कुछ आता ही नहीं है। तब मृणाली ने उससे पूछा, तो फिर पूरे दिन यहीं बैठने का इरादा है या फिर कुछ और भी करना है? बस अब तो आराम ही करना है, या तो यहां करो या फिर अंदर जाकर, आदित्य ने बहुत ही आलस में कहा और फिर वो एक उबासी लेने लगा। तब मृणाली ने थोड़ा इतराते हुए कहा, और मुझे तुम्हारा घर कौन दिखाएगा? मैं तो एक गेस्ट हूं ना, तो फिर मुझे होम टूर दो। आदित्य को समझ आ गया कि मृणाली उसे आराम नहीं करने देगी और इसी बात को सोचकर वो वहां से उठा। फिर उसने मृणाली से कहा, ठीक है मैम, आइए मैं आपको अपने घर का टूर दे देता हूं कि कहां पर क्या है और कहां पर क्या नहीं, लेकिन मेरी जियोग्राफी थोड़ी सी गड़बड़ है तो मुझे माफ कर देना, बहुत टाइम हो गया यहाँ पर आए हुए, इसीलिए, आदित्य ने कहा। और फिर उसकी बात सुनकर मृणाली भी खड़ी हो गई और वो दोनों घर के अंदर की तरफ जाने लगे। पहले आदित्य ने मृणाली को किचन दिखाया जिसमें माँ काम कर रही थी और वो स्माइल करके उन दोनों की तरफ देख रही थी। फिर वो उसे पीछे बने हुए 2 कमरों की तरफ ले गया, जिसमें एक में उसके दादाजी रहते थे और एक गेस्ट रूम था। दादाजी के रूम में आदित्य को फिर से कुछ पुरानी यादों ने घेर लिया, जिसमें उसे याद आया कि जब वो बोर्डिंग स्कूल जाने वाला था तब दादाजी ने इसी कमरे में बैठकर इस बात का फैसला उसे सुनाया था और फिर शादी का फैसला भी उन्होंने यहीं पर बैठकर किया था। उसके बाद आदित्य उसे ऊपर ले गया जहां पर उसके माँ पापा का कमरा था। वहां पर उसे अपने पापा की फोटो दिखी जिनसे वो इतने सालों में भी कभी भी प्रॉपर कनेक्शन नहीं बना सका था। उसके पापा ना तो कभी इमोशनली उसके लिए अवेलेबल थे और ना ही कभी उसकी किसी बात को सुनते थे, बस दादाजी के कहने पर ही ज्यादातर चला करते थे।
पर अब आदित्य यहाँ आया है तो उसे पता था कि उसे एक चांस मिला है उनसे अपना रिलेशन वापस से अच्छा बनाने का। और यही बात सोचकर वो वहां से निकला। जब वो आखिरी कमरे की तरफ बढ़ा तब उसने देखा कि उस कमरे का दरवाजा वैसा ही था जब उसने आखिरी बार देखा था। वही हल्का ब्राउन कलर, उस पर कुछ स्क्रैचेस और एक नो एंट्री का बोर्ड। आदित्य उस गेट के बाहर रुक गया क्योंकि बहुत सारी यादें उसे आ रही थी और वो कुछ सोच रहा था। तब मृणाली ने उससे पूछा, ये तुम्हारा कमरा है ना? हाँ, आदित्य ने बहुत ही धीरे से कहा, जैसे उसके अंदर से आवाज निकल ही नहीं रही थी और वो उस वर्ड को फोर्स कर रहा था। मृणाली को आदित्य को देखकर और उसकी आवाज सुनकर पता चल गया कि वो खुद तो दरवाजा शायद ही खोलेगा। इसलिए वो एक कदम आगे आई और उसने आदित्य की तरफ देखा और फिर हल्के हाथ से दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, आदित्य को पुरानी यादों की एक बाढ़ ने घेर लिया। उसे याद आया कि किस तरह वो इस कमरे के अंदर बैठकर गांजा पिया करता था और पीछे बनी खिड़की से धुएं को बाहर निकाला करता था। कितनी बार वो पापा से लड़के इस कमरे में बंद रहा था और फिर मां उसे खाना लाकर देती थी। उसने अपनी जिंदगी की पहली शराब भी इसी कमरे में बैठकर पी थी और एक टाइम पर तो ये नौबत आ गई थी कि वो किसी भी चीज की परवाह नहीं करता था और सब कुछ खुले में करने लग गया था। वो बिल्कुल नशेड़ी ही बन गया था। जब उसके मन में यही बातें चल रही थी कि तभी मृणाली ने एक कदम आगे बढ़ाया और वो उस कमरे के अंदर चली गई। कमरे की दीवारों पर ग्रे कलर नहीं था बल्कि पुराना पीला कलर था और बहुत सारे सुपर हीरो के स्टिकर्स और पोस्टर्स चिपके हुए थे। कहीं पर धोनी और सचिन के पोस्टर भी लगे हुए थे और एक बुक शेल्फ भी था जिसमें कुछ किताबें रखी थीं। खिड़की के पास एक रीडिंग टेबल थी और उस पर भी कुछ कॉपियां रखी हुई थीं। सामने एक छोटा सा बेड था जिस पर बस गद्दा डला हुआ था और ना ही उस पर चादर बिछी हुई थी या फिर कुछ और। उस कमरे को देखकर मृणाली को समझ आ गया था कि आदित्य क्यों अपने कमरे में नहीं आना चाहता, क्योंकि वो कमरा अभी भी उन्हीं सारी यादों को लेकर बैठा है जैसा आदित्य उसे छोड़कर गया था। उसने देखा कि आदित्य अभी भी गेट पर खड़ा है और कुछ सोच रहा है। वो कुछ कहती या करती इसके पहले ही आदित्य की मां पीछे से आई और उन्होंने मृणाली और आदित्य को देखा। मृणाली को इतनी देर से उनके चेहरे पर रौनक दिख रही थी, लेकिन जैसे वो सारी उतर गई और उन्होंने बहुत ही लो आवाज में कहा, तुम्हारे जाने के बाद भी ये कमरा वैसा का वैसा ही रहा। मैंने बहुत बार तुम्हारे पापा से बोला कि इसे थोड़ा ठीक करवा दें और ये सारी दीवारों पर भी रंग वापस से कर दें, लेकिन वो इस बात को माने ही नहीं। एक बार तो मेरी और उनकी लड़ाई हो गई थी, तब उन्होंने बोला कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे इस कमरे में तुम्हारा भूत है और अगर उस भूत को कोई भी दिक्कत आई तो वो हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर देगा, जैसे तुमने की थी। वो इतना कहकर चुप हुई और तब ना ही आदित्य और ना ही मृणाली ने कुछ रिएक्ट किया, लेकिन दोनों उस बात को अपने अंदर समा कर रख रहे थे। आदित्य की मां ने उसका हाथ पकड़ा और उसे कमरे के अंदर लेकर आगे बढ़ने लगी। उन्होंने आदित्य को उस बेड पर बिठाया और खुद भी उसके पास बैठ गई। फिर उन्होंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ये कमरा भले ही तेरे पापा को किसी भूत जैसा लगता था, लेकिन मेरे लिए तो इस कमरे के हर कोने में बस मुझे तू ही तू दिखता था बेटा। जब जब मैं अकेला फील करती थी या फिर तेरे बारे में कोई भी बुरा सपना देखती थी, तब आकर यहाँ बेड पर सो जाती थी। इस कमरे में मुझे यही लगता था कि तू यही है, या तो इस टेबल पर बैठकर पढ़ाई कर रहा है या फिर इन पोस्टर्स को देखकर क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहा है। हर पल बस मुझे तेरी ही याद आती थी और ये कमरा अब वैसा नहीं है जैसा तू छोड़कर गया था। ये कमरा अब तेरी नई जिंदगी और नई यादों से भराने वाला है, इसलिए तू भी पुरानी बातें भूल जा और अपनी नई जिंदगी को ध्यान में रखकर यहाँ आराम से रहे। एक बार फिर ना तो मृणाली ने कुछ कहा और ना ही आदित्य ने। वो बस सामने दीवार पर लगे हुए धोनी के पोस्टर की तरफ घूर रहा था और जैसे उसे उसमें अपने पापा की परछाई दिख रही थी। तब उसने मां से पूछा, पापा कहाँ है मां? मुझे उनसे मिलना है। बेटा तेरे पापा तो किसी काम से दूसरे शहर गए हैं और शाम तक वापस आएंगे। और दादाजी? दादाजी कंपनी चले गए हैं। अभी थोड़े टाइम पहले ही गौतम भैया ने कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए थे।
इसलिए ऑफिस की जगह बदलनी पड़ी, तो वहां शिफ्टिंग का काम अभी चल रहा है और इसलिए दादाजी को सुबह जल्दी जाना पड़ता है। गौतम भैया, आप उन्हें जानती हैं? हाँ, तेरे दादाजी 2-3 बार उन्हें घर पर लेकर आए हैं और वो बहुत ही अच्छे तरीके से बात करते हैं। उनका तो ये भी कहना है कि मैं उन्हें अपनी बहन जैसी लगती हूँ और वो राखी पर मुझसे राखी भी बंधवाएंगे। अपनी माँ की इतनी बात सुनते ही आदित्य बहुत हैरान हो गया और माँ की तरफ पलटा। वो चाह रहा था कि माँ को गौतम के बारे में सब कुछ सच बता दे और बता दे कि उसका इंटेंशन क्या है, लेकिन उसे पता था कि गौतम को उसे खुद ही हैंडल करना पड़ेगा।